साथियों नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पे जानकारी देना चाह रहे हैं वो विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। साथियों, वर्तमान में हम लोग भारत देश में जो 2005 में कानून बना सूचना का अधिकार 2005, वो कैसे आया, उसके आने के पीछे का क्या वैशिष्ट्य था और वो आने के बाद सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम लोग जानकारी इसके पहले भाग में लेंगे। साथियों, ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत के पहले 1766 में 1766 में स्वीडन में पहली बार इसको लागू किया था और जब ये उस देश में लागू हुआ तो स्वीडन के बाद इसको ऑस्ट्रेलिया में 98 में लागू हुआ, 1798 में लागू हुआ। उसके बाद अन्य अनेक देशों में लागू हुआ, उसमें इंग्लैंड में भी लागू हुआ और ये लागू होने के बाद इसको सूचना के अधिकार अधिनियम के नाम से जाना गया। लेकिन ये जब भारत में लागू होने से पहले 1947 तक भारत एक ब्रिटिश एम्पायर था और उस समय भारत में एक कानून था जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अधिनियम 1932, मतलब शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। इस अधिनियम के धारा 5 और धारा 6 के तहत जो अधिकारी है जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा अगर कोई जानकारी मांगते हैं या उन्होंने किसी तरह का एप्लीकेशन किया है तो उसके तहत वो अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी देने के लिए इनकार करते थे। फिर भारत में 1950 में भारत संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू होने के बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके 10 साल के भीतर इस कानून को लागू होना चाहिए था, लेकिन इस कानून को लागू होने में काफी देरी हो गई। जब ये कानून इस देश में लागू नहीं हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण सिंह एक केस चला था 1975 में। इस केस में राजनारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश में निर्माण विभाग में जो काम चल रहा था या निर्माण विभाग में जो बजट आया था उसकी जानकारी मांगने का प्रयास किया था। जब राजनारायण सिंह ने जानकारी मांगने का प्रयास किया तो निर्माण विभाग के लोगों ने सेक्शन 5 शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के सेक्शन 5 के तहत उसको लेटर देकर कहा कि ये गवर्नमेंट की गोपनीय जानकारी है, ये हम लोग दे नहीं सकते। फिर इसको लेकर, उस लेटर को लेकर राजनारायण सिंह जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि अगर इस निर्माण की, शासकीय निर्माण की कोई भी जानकारी अगर किसी भी व्यक्ति को दी जाए तो उससे देश में या प्रदेश को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंच सकती है। फिर उसके बाद 1982 में सेकंड प्रेस एक्ट पास हुआ। उस प्रेस एक्ट के तहत कई सारे विभागों की जानकारी उस समय के चलने वाले अखबारों में, न्यूज चैनलों में छपवाने के लिए प्रेस के द्वारा जानकारी मांगी जाती थी और उस जानकारी को मांगने के लिए काफी बार प्रयास किया गया, लेकिन वो जानकारी उस विभाग के लोग नहीं देते थे। इसलिए सेकंड प्रेस एक्ट पास हुआ और उस एक्ट में कहा गया कि किसी भी तरह की जानकारी जो है, जो प्रेस जन समाज को जागरण के लिए काम करती है तो उनको जानकारी देना चाहिए। 1982 के सेकंड प्रेस एक्ट में कुछ जानकारी देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, लेकिन फिर भी सूचना का अधिकार इस देश में लागू नहीं हुआ था। सूचना का अधिकार लागू नहीं हुआ। इसी दौरान 1989 में कांग्रेस की सरकार जो पूरी जनमत में थी वो गिर गई। गिरने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने लोगों को पब्लिकली एक
आह्वान दिया था कि वो इस देश में सूचना के अधिकार का कानून बनाएंगे और इसके लिए वो उनको वोट दे। इसी बात को लेकर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और 3 दिसंबर 1990 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में संशोधन करने का एक डिक्लेरेशन भी उनके द्वारा पास किया था। इसको पास करने के लिए उन्होंने इस तरह का डिक्लेरेशन देने के बाद भी उस समय इस सरकार जो है इस डिक्लेरेशन को लागू नहीं कर सकी। जब इसको लागू नहीं किया तो भारत में राजस्थान में फिर सूचना के अधिकार के लिए एक लड़ाई जो है बड़े पैमाने पे चली। 1990 में मजदूर किसान शक्ति नाम का जो संगठन है उसके द्वारा देश में सूचना का अधिकार लागू हो इसकी लड़ाई शुरू की। इसके जागरण के लिए उन्होंने राजस्थान में कई नुक्कड़ सभाएं, कई नुक्कड़ नाटक, कई जनसभाएं और ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं में उस तरह का रेजोल्यूशन पास करने का प्रयास किया गया। लेकिन इतना सारा प्रयास करने के बाद भी इस देश में सूचना का अधिकार लागू होने की प्रक्रिया जिस तरीके से गतिमान होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। फिर 1997 में भारत सरकार ने मजबूर होकर माननीय एचडी शौरी के अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने एक स्वतंत्र स्वरूप का एक प्रारूप बनाया था और ये प्रारूप बनाकर यूपीए सरकार को उस समय दिया था। इस प्रारूप में सारी बातें स्पष्टता से कही थी। इस प्रारूप में क्या कहा था? इस प्रारूप की पहली सिफारिश ये थी, पहली मांग ये थी या पहली यह बात लागू करने का था कि देश में जो गोपनीयता का कानून है 1923 का, जो अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ है, ये कानून जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाता है, हनन करता है, इसलिए उसको दूर किया जाए। उन्होंने दूसरी बात क्या कही? इसमें दूसरी सिफारिश थी कि जो भारतीय साक्ष्य कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें भी संशोधन किया जाए, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कई सारी जानकारियों को जो है सरकार को चलाने वाले लोग जो है प्रशासकीय अधिकारी छुपाते हैं, इसलिए इसको भी जो है उसको भी संशोधित किया जाए। तीसरी बात क्या थी कि इस देश में जो सिविल सर्विसेज एक्ट है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो है अपने अधिकारों का गैर इस्तेमाल करके नागरिकों को जानकारी नहीं देते हैं और इसके कारण से बहुत ज्यादा पैमाने पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार जो है इस देश में कानून का शक्ल ले, ऐसी सिफारिश उनके द्वारा की गई। इस सिफारिश वाला 400 पेज का एक उन्होंने दस्तावेज, एक रिपोर्ट जो है सरकार को उस समय सौंपी, लेकिन 1997 में सरकार ने इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया। जब सरकार ने इसके ऊपर कहीं भी अमल नहीं किया तो कई सारे एनजीओज ने, कई सारे जन नेताओं ने, कई सारे जन संगठनों ने इसके लिए सारे देश भर में जागर और जन जागरण का कार्यक्रम चलाया। तब जाकर मजबूर होकर सरकार ने 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2002 जो है उसको रखा और उस बिल को 2003 के जनवरी में पास किया और पास करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा 2003 में इस बिल के ऊपर स्वाक्षरी हुई और इसी स्वाक्षरी के माध्यम से आरटीआई जानकारी का अधिकार का अधिनियम 2005 इसकी शुरुआत हो गई। तो जानकारी के मायने क्या होते हैं, जानकारी क्या होती है, जानकारी किसे कहा जाता है, जानकारी कैसी दी जाती है, इसी को लेकर फिर इस बिल को मंजूर किया गया। फिर ये जो बिल मंजूर हुआ उसके ऊपर 3 साल तक निरंतर काम चलने के बाद 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उसको पास किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को लगभग 120 दिन का समय जाने के बाद भारत में इसको लागू कर दिया। ये उसकी पूरी तरह से ब्रीफ वाली हिस्ट्री है। सूचना के अधिकार इस देश में लागू होने से पहले क्या स्थिति थी, इसके ऊपर क्या सैंपल सर्वे कहते हैं या कुछ एनजीओ की रिपोर्ट क्या कहते हैं,
इसमें एक एनजीओ है जिस एनजीओ का नाम है प्रथम। प्रथम नाम के एनजीओ ने 1975 से लेकर 2002 तक जितने भी लोगों ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी मांगी और शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी मांगने के बाद सरकार ने उसमें कोई जानकारी नहीं दी और सरकार के द्वारा उस जानकारी को छुपाया गया। छुपाने के वजह से शिक्षा के ऊपर जो बजट था उस बजट में 75% भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा एक रिपोर्ट जो है प्रथम नाम के एनजीओ ने पहली बार पब्लिश किया। दूसरी एक एनजीओ है जिसको एक्सनेट ऑफ इंडिया जो है इस नाम का एक संगठन है, उस संगठन ने इसके ऊपर काम करते करते आगे क्या किया, उन्होंने इसमें काम करते करते जो दलित राइट्स है या आदिवासी राइट्स है, आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए इसके ऊपर जानकारी मांगने के लिए या इनके ऊपर क्या क्या किस तरीके के अत्याचार हुए इसके आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जब पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जब उन्होंने संपर्क किया, इसके बारे में जानकारी मांगने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 1992 से लेकर 2010 तक जब हमने अलग अलग सरकारों को अलग अलग जगह आंकड़े मांगे तो ये पता चला है कि उन्होंने दलितों के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए उसके आंकड़े ही देने से इनकार किया और आंकड़े ना देने की वजह से कई सारे दलित अत्याचार के जो मैटर्स है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अत्याचारों के जो भी मामले है उसको दबाया गया। तीसरा एक एनजीओ है जिसका नाम है बास्को। ये बास्को नाम की एनजीओ जो है, जो प्राइवेट फंडिंग से, विदेशी फंडिंग से चलती है, उन्होंने कई सारे स्कीम देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, विकलांग और जो ओल्ड एज लोग हैं इनके डेवलपमेंट के लिए कई सारी स्कीम चलती है। क्या इस स्कीम का सही मायने में यूटिलाइज हुआ है या नहीं है, इसकी 10 साल की जानकारी लेने के लिए 92 से लेकर 2000 तक का सर्वेक्षण करने का प्रयास किया। सर्वेक्षण में ऐसा पता चला कि सरकारों ने इस समय कई जगहों पर जब उन्होंने आरटीआई उस समय कोई एप्लीकेशन लगाया तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वो जानकारी पूरी तरह से दबाई गई और जानकारी दबाने से जो इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी फंड आया था उस फंड का मिसयूज हुआ। मिसयूज होने के कारण ये जो तबका है इसके विकास की प्रक्रिया रुक गई है। इन सारे कारणों को लेकर 2005 में जो अधिनियम पास हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके ऊपर मैं आपको प्राथमिकता से कुछ बताना चाहता हूं। सूचना के अधिकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसमें कौन से तरह की सूचना जो है, जो कौन सी तरह की जानकारी है वो जानकारी देनी चाहिए या मराठी में जिसको माहिती कहते हैं वो माहिती कैसे देनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने 5 बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये है कि जो भी जानकारी है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा है, गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया हुआ है, इन सारे चीजों का रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का, उसका परीक्षण करने का, उसका अध्ययन करने का अधिकार जो है जनता को, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को इस कानून के माध्यम से दिया गया। दूसरा, ये सारा जो डेटा है, ये सारा डॉक्यूमेंट है, इसका रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार भी जनता को दिया गया और ये जो रिकॉर्ड है इसका अध्ययन करके इसका नोटिंग निकालने का भी अधिकार जो है जनता को दिया गया। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस कानून का है। तीसरा है, जहां कहीं निर्माण कार्य हो रहा है या जहां किसी भी डेवलपमेंट की कोई चीज दी जा रही है या कहीं खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है तो उसका सैंपल भी मांगने का अधिकार जो है जनता को दिया गया और सैंपल प्रोवाइड जो है जनमाहिती अधिकारी जो है, सूचना अधिकारी को सैंपल प्रोवाइड करने के लिए जानकारी दी गई। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि जानकारी आप प्रिंट फॉर्म में दे सकते हो, ई रिकॉर्ड में दे सकते हो
इसका फ्लॉपी बनाकर दे सकते हो, इसका वीडियो रिकॉर्ड दे सकते हो। जिस तरीके की जानकारी मांगी है उस तरीके का सैंपल के साथ या ओरिजिनली उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देने का प्रावधान है। पांचवा इसमें है कि कोई भी जन माहिती अधिकारी जो है, सूचना अधिकारी है, किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है जिसके द्वारा सूचना के लिए प्रारूप अ के द्वारा नियम 3 के द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई है, वो एप्लीकेशन के तहत लगाई हुई एप्लीकेशन वो डिनाय नहीं करेगा, ये भी स्पष्टता में ऐसा लिखा हुआ है। तो सूचना के अधिकार के और कुछ मुख्य प्रावधान है जो आप लोगों को पता होने बहुत जरूरी है। पहला प्रावधान है सूचना का अधिकार कहां लागू हो। सूचना का अधिकार उन गवर्नमेंट के सारे कार्यालयों में लागू होगा, चाहे जिसको लोकल बॉडी चलाती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती हो, चाहे उसको राज्य सरकार चलाती हो, या सरकार की किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा जिसको चलाया जाता है, उन सारे कार्यालयों में यह सूचना का अधिकार लागू होगा। सूचना का अधिकार वहां भी लागू होगा जहां पर 1 रुपए का गवर्नमेंट का एड अगर उनको मिलता हो, 1 रुपए से भी गवर्नमेंट की सहायता लेते हो, तो कम से कम 1 रुपए की सहायता लेते हो, उन सारे कार्यालयों में सूचना का अधिकार लागू होगा। ऐसे इस कानून के तहत प्रावधान किया हुआ है। दूसरा प्रावधान क्या है, इसमें सारे सरकारी कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत, धारा 4(1) के तहत सारे कार्यालयों में जन माहिती अधिकारी, सूचना अधिकारी का नियुक्त किया गया है। वो उस डिपार्टमेंट के में कम से कम एक भी हो सकता है और कई सारे उप डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के सूचना अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं। इस कानून के अंदर ये दूसरी बात बहुत स्पष्टता से लिखी हुई है। तीसरा, जो जन माहिती अधिकारी है या सूचना अधिकारी है, इसको ज्यादा से ज्यादा 30 दिन में जानकारी देना अनिवार्य है। जब से उसे एप्लीकेशन प्राप्त होती है उस तारीख से 30 दिन के अंदर, उसमें चाहे गवर्नमेंट हॉलीडेज आए हो या गवर्नमेंट हॉलीडेज नहीं आए हो, फिर भी उसको 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर जो है मांग करने वाले व्यक्ति को सूचना के तहत जानकारी देना होता है। उसमें और एक बात है कि अगर उसके विभाग के संदर्भ में कोई जानकारी ना हो, जैसे अगर हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय में या कलेक्टर ऑफिस में एक सूचना के अधिकार के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं, कलेक्टर में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे खनिकर्म संबंध में हमने जानकारी मांगी, लेकिन वो एप्लीकेशन है खनिकर्म से होकर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चली गई, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने से हमारे जानकारी का अधिकार जो है निरस्त नहीं होता है। हालांकि खनिकर्म डिपार्टमेंट की जानकारी हमने मांगी है और वो जानकारी अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गई है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सूचना अधिकारी को उस जानकारी को 5 दिन के भीतर उस दूसरे डिपार्टमेंट को उसको वर्ग करना है, उसको ट्रांसफर करना है। केवल उसमें इतना ही है कि ऐसी एप्लीकेशन जिस तारीख से किसी भी एक डिपार्टमेंट में प्राप्त हुई है, वहां से 35 डेज, 35 दिनों के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है। अगर ऐसी जानकारी नहीं देते हैं तो उसके लिए भी कानूनन प्रावधान। अगर चौथा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, अगर कोई सूचना अधिकारी, जन माहिती अधिकारी अगर गलत जानकारी देता है या जानकारी ही नहीं देता है या जानकारी की एप्लीकेशन लेने से इनकार करता है, अगर इस तरह की अगर व्यवस्था है तो उसमें प्रतिदिन 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो है फाइन की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था है। और ये 25,000 तक का जो है उसको दंड होगा और इसके साथ उसको सारी जानकारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देना पड़ेगा। ये इसका इसमें प्रावधान है। उसके साथ जो सूचना अधिकारी है वो किसी को भी मांग करने के साथ ऐसी मांग नहीं कर सकता है कि आप किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए सूचना की ये जानकारी मांग रहे हो,
ये जानकारी मांगने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा कोई भी डिमांड वो नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उस अधिकारी के ऊपर उसको शिस्त भंग करने की, ऑफिशियल डेकोरम को ना पालने का भी उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। ये सूचना अधिकारी अधिनियम का 5वां और महत्वपूर्ण बिंदु है। 6वां बिंदु ये है कि सूचना अधिकारी को सूचना की जब आप मांगते हो तो उसकी फीस क्या होगी? अगर राज्य सरकार के अधीनस्थ आने वाले किसी भी डिपार्टमेंट को हम लोग जाते हैं और उसमें अगर हम जानकारी मांगने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको राज्य सरकारों में जाते हैं तो राज्य सरकार का जो 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैंप है उसको चिपका कर एक सादे पेपर पर भी आप एप्लीकेशन लिखकर, जिसमें आपका नाम होगा, जिसमें आपका पूरा पता, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपको किस विषय के संदर्भ में जानकारी चाहिए उस विषय को विस्तार से लिखना होगा, किस समय की जानकारी चाहिए, किस कालखंड की जानकारी चाहिए, किस टेन्योर की जानकारी चाहिए उस टेन्योर को मेंशन करना होगा, और आपको क्या स्पेसिफाइड जानकारी चाहिए वो मेंशन करना पड़ेगा। और जानकारी आप खुद जाकर लेने वाले हो या आपको बाय पोस्ट भेजना है वो भी सारा आपको उसमें मेंशन करना होगा। और ये सारा मेंशन करने के बाद नीचे स्वाक्षरी करने के बाद जैसे एप्लीकेशन वहां जमा होती है तो 30 दिन के अंदर वो जानकारी आपको देना है, सूचना अधिकारी को देना है। वहां केवल 10 रुपए का फीस लगेगा। राज्य सरकार जो है बीपीएल वर्ग के लोगों को किसी भी तरह का फीस जानकारी के लिए नहीं लगा सकती, लेकिन केंद्र सरकार में बीपीएल वर्ग हो या एपीएल वर्ग हो, हर एक डॉक्यूमेंट के प्रति छाया प्रति के लिए 2 रुपए रेट्स के हिसाब से जितने भी पेज होते हैं उस पेज का जितना भी कॉस्टिंग होगा उतने रुपए का डीडी या कैश या चेक या उनके आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भर के वो जानकारी जो है निहित समय तक देना पड़ेगा। ये 6वां नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है इस अधिकार में है। 7वें नंबर का प्रावधान है कि क्या सूचना के अधिकार के तहत आप कितने शब्दों में जानकारी आप मांग सकते हो या कौन सी जानकारी मांग सकते हो। तो इसके तहत आप सारी तरह की जानकारी मांग सकते हो, लेकिन उस जानकारी से देश की गोपनीयता को, देश की अखंडता को ठेस ना पहुंचे ऐसे स्वरूप में अगर वो जानकारी है तो आप उस जानकारी के मांग सकते हो। 8वें नंबर का बहुत बड़ा इसमें प्रावधान है, कौन से डिपार्टमेंट की जानकारी आपको देना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए जितने भी सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो वो इस अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। सरकार का जो गोपनीय विभाग है इसके तहत नहीं आता है। सरकार का मिलिट्री विभाग है वो इसके तहत नहीं आता है। जो आर्मी के ऑफिसर हो या नेवी के हो ये इसके तहत नहीं आता है। केवल गोपनीय विभागों को छोड़कर सारी जानकारी जो है इस कानून के तहत देना होगा, ऐसा इस कानून में लिखा हुआ है। 9 नंबर का इस कानून का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि इस कानून के तहत आप किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकारी के द्वारा किया गया कार्य या किसी भी तरह का किया हुआ होने वाला कार्य जो है उसके लिए जो भी सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं उस सैंपल का भी आप डिमांड कर सकते हैं और वो आपको सैंपल प्रोवाइड करना उन लोगों की पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी। सूचना के अधिकार में और एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है या प्रावधान है कि इसमें वही सूचना आपको दी जा सकती है जो इसमें सूचना सारी जनरल सूचनाएं जो है वो 30 दिन में देना होगा, लेकिन जीवन से जुड़ी हुई लाइफ से जुड़ी हुई सारी सूचना जो है 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिनों के अंदर एप्लीकेशन प्राप्त होते ही 2 दिनों के अंदर ये सारी जानकारी है जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारी देनी होगी। ये जो है ये इसका प्रारूप और प्राथमिक फ्रेम जो है सूचना के अधिकार के अधिनियम का है। सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत सेक्शन 15 से लेकर 17 तक केंद्रीय
जनमाहिती आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद का राज्य आयोग जो है अगले वाले सेक्शन में जो बनाया गया वो हम लोग देखेंगे। 2019 में सूचना के अधिकार में जो अमेंडमेंट आया है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें हम लोग इसका लास्ट वाला जो चैप्टर है जो आज हम लोग देखना चाहते हैं, उसमें एक ये है सूचना के अधिकार का जो एप्लीकेशन है प्रारूप अ के तहत देना होता है। प्रथम अपील जो है प्रारूप ब के तहत देना होता है। और तीसरा जो है द्वितीय अपील, सेकंड अपील जो है प्रारूप क के तहत देना होता है। और ये सारा देने के बाद अगर वो कोई जानकारी नहीं देते हैं तो सीधे आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसकी रीड कर सकते हैं। इतनी ही जानकारी इस भाग में आपको देना चाहते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।